नमस्कार आप सभी को। आज की श्रृंखला में हम पिछली क्लास में हमने जहाँ पर समाप्त किया था उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर शिल्पी या पंसारी लोग जो कहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर शिल्पी या पंसारी लोग जो है पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार जो है प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, आप देखिए, ये आपकी बात हो रही है इनाम गांव की बात हो रही है कि इनाम गांव में क्या क्या मिला हुआ है। इनाम गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। यह बस्ती कैसी है, यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ जो है क्या है, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार जो है प्रायः केंद्र स्थल पर रहता था। और यहाँ से अन्नागार भी आपको मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजर डिभी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वह हैं बिहार में शेनवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टूटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। तो बिहार में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया और मध्य प्रदेश में हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते थे, टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे क्या होते थे, बनाते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। कहाँ कहाँ के लोग देखिए कृषि करते थे, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे, मवेशी पालन और कृषि करते थे। वह गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का भी शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष क्या हुए हैं, यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त तो बाजरे की भी खेती करते थे। तो मुख्य अनाज आपका क्या हो गया, मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वह बाजरे की खेती भी करते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग जो है शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वह कार्नेलियन स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी रखते थे। वह लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और शेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से आपको नोट करने लग मिला कि इनाम गांव में क्या रहा है, मातृ देवी की प्रतिमा जो है इनाम गांव में मिला हुआ है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें बनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर समाज में जो है ऊंच नीच की क्या नाम है, एक तरह से भेदभाव था। क्योंकि जो लोग अमीर थे वो क्या करते थे, उनके बच्चों के गले में क्या है, तांबे के मनके और हार पहना कर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों के कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। तो जो अमीर थे वो अपने बच्चों को जब दफनाते थे तो उनके साथ क्या है, तांबू, मनके वगैरह, हार वगैरह क्या है, कीमती वस्तुएं जो हैं उनके साथ रखते थे, दफनाते थे। और जो सामान्य लोग थे वो नॉर्मल क्या है, अपने कुछ बर्तन वगैरह जो छोटी चीज़ें थी जो उनके पास थी वो रखते थे। तो समाज में क्या है, उस समय भी क्या नाम ऊंच नीच, अमीर गरीब की जो भेदभाव था वो व्याप्त था।
इससे ये पता चलता है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो देखिए, अगर यहीं पर आ जाए महाराष्ट्र की बात आए, तो महाराष्ट्र में क्या होता था? महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था। आपका ये हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका हो गया पूर्व, और ये आपका हो गया पश्चिम। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कहाँ पर रखा जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था। और यही आपका जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान जो होता था, इसको एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल जो है वो चलता था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पश्चिमी भारत में क्या था? संपूर्ण शवाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल जो है वो चलता था। सबसे बड़ी निधि जो है मध्य प्रदेश के गंगूरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर जो हैं मिले हुए हैं, पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं, और इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो यहाँ पर बताया कि गणेश्वर स्थल कहाँ पर पड़ता है, तो गणेश्वर स्थल के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिर, पिकलीहल, संगनकल्लू, मशकी, हल्लोर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। दक्षिण भारत में कृषक के अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला हुआ है। और दक्षिण भारत में क्या मिला हुआ है? कृषक के अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का यहाँ पर क्या है? चरवाहा संस्कृति का अधिक क्या यहाँ पर क्या है? प्रमाण जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, चरवाहा संस्कृति, ठीक है, चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण जो है क्या है? मिला हुआ है। चलिए, अधिक प्रमाण जो है मिला हुआ है। ओके, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर? भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार जो है ग्रहण किया था। प्रश्न कोश की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो आपके क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो कहाँ से साक्ष्य दिया गया है? साक्ष्य हमारा दिया गया है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया गया है। वहाँ से बताया गया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे? वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कब इन्होंने की? तो 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की क्या है? शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकता है। चलिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो जो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आपका थॉमसन ने किया था। ठीक है, उत्तर आपका क्या है? थॉमसन ने यहाँ पर किया था। चलिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी से 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन का क्रिश्चियन जैगर्सन थॉमसन ने किया था। तो पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉगर्सन
जॉगर्सन थॉम्सन ने किया था। यद्यपि थॉम्सन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण क्या है प्रकाशित किया था। तीसरा, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? तो उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ तो वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य जो होते प्राप्त होते हैं। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागौर, भिलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? भारत में आपको मिले हैं। भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, और बागौर में भिलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। बागौर, भिलवाड़ा, राजस्थान से क्या है? मिले हुए हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वहाँ स्थान कौन सा है? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वहाँ स्थान आपका है, वह आपका स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आपका जो है वो आपका है आदमगढ़। ठीक है, वो आपका स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए? ऑप्शन है आपका चौपानी मांडू, काकोरिया, महादहा और सरायनाहर। तो हड्डी के किस स्थल से हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए? प्रश्न पूछा गया है किस स्थल से हड्डी के उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, महदहा और सरायनाहर। देखिए, मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं शिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। जो पहला क्या है? झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी का शिंग निर्मित उपकरण, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से क्या है? हड्डी एवं शिंग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर क्या है पाए गए हैं। सरायनाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है मिले हुए हैं। सरायनाहर से क्या हुआ है? अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण जो हों क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। हड्डी के उपकरण जो हैं मिले हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? हड्डी निर्मित उपकरण जो मिले हैं। तो आपका क्या हो गया? सरायनाहर और महदहा दोनों हो जाएगा। सरायनाहर और महदहा। देखिए 2013 में UPRO मेंस 2013 में ये प्रश्न आपका आया हुआ था। चलिए, 7वां, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो प्रश्न क्या होगा? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकले हैं कहाँ से निकले हैं? तो ये आपका प्रश्न हो जाए, इसका उत्तर हो दमदमा। दमदमा से क्या हुए? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है निकले हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान जो है ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। इन समाधानों में से क्या है? 5 समाधान जो युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल जो है क्या है? मिले हुए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी आपका नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्राप्त हुई है नवपाषाण काल में मिला हुआ था। चलिए,
खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में हुआ है और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से प्रचलित हुआ। मनुष्य जो कृषि कर्म से क्या है परिचित हुआ है। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपको पूछा गया है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्ला मल्ला पहाड़ी, नर्मदा घाटी। तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो आपको मिला हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा। कहाँ से? मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, मतलब होशंगाबाद में एक जगह है हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो इसकी खोज जो भैया आपके, तो इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया, इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को की गई थी। तो ये हथनौरा जो आपका है होशंगाबादी हथनौरा जो आपका है पूरा स्थल है, इसकी खोज जो है अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में। ये प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है। ये पूछ सकता है कि जो आपका हथनौरा जो आपका पूरा स्थल है, हथनौरा जो पूरा स्थल है नवपाषाण का स्थल है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को की थी। 10वां प्रश्न क्या है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाता है नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी से इनको मिला हुआ है। 11वां मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो भैया मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो है कौन था? तो प्रश्न यहाँ से पूछ लिया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, ये जौ कब है? तो जिसको 8,000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8,000 ईसा पूर्व के आसपास, 8,000 ईसा पूर्व के ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाए जाने लगा। ठीक है, गेहूँ भी उगाया जाने लगा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा हमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है, जौ और गेहूँ तो दोनों लगभग साथ ही उगाया जाने लगा है, लेकिन ये देखिए प्रश्न में आपका क्या है, उत्तर जो माना जाएगा वो आपका जौ माना जाएगा। ठीक है, ग्यारह। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो यहाँ पर देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो आपको लहुरा देव से मिला हुआ है। कहाँ से? लहुरा देव से मिला हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव है। यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक के बीच का 9,000 ईसा पूर्व 7,000 ईसा पूर्व के तक के बीच का चावल के क्या है साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। तो लहुरा देव से हमको क्या मिला हुआ है? लहुरा देव से हमको मिला हुआ है चावल के जो भैया साक्ष्य क्या है मिले हुए हैं। लहुरा देव से हम लोगों को चावल के साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। ठीक है,
उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। इसके पूर्व जो था कौन था, तो इस खोज के पूर्व जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो था वो आपका कौन सा था, वो आपका था मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य क्या है मिले हुए हैं, गेहूँ के साक्ष्य क्या है मिले हुए हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो हो गया, यही प्रश्न आ जाए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो हो क्या हो गया, तो कोल्डिहवा हो जाएगा। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 65 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो है पूर्व की भांति होगा। तो आपने यहाँ से जान लिया कि क्या मिला हुआ है। लहुरा देव से क्या मिला है हमें, तो लहुरा देव से हमें मिला है चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहीं प्रश्न आ जाए, यहीं हमने मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहीं आपका जो आ जाए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो हो गया तो कोल्डिहवा हो जाता है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी की घाटी के विस्तृत। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ब्रह्मागिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है।